हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मयूरेश क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग जेईई एडवांस 2024 में जो पेपर हुआ है ना, उसको सॉल्व करते हैं। पेपर 1 का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान है। सेक्शन 1 में क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 क्वेश्चन है और एक ऑप्शन करेक्ट है और जिसके 3 मार्क्स मिलेंगे। और बहुत ईजी पेपर था मुझे लगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू अ स्टूडेंट तो पेपर टफ ही होता है, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों देने होते हैं वहाँ पे, और मैं सिर्फ यहाँ पे मैथ्स सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग तो ये डिफ़िकल्ट होता है पेपर। बट लेकिन अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ रखी हैं बहुत अच्छे से, और डेफिनेशन और क्वेश्चन से इंगेज रहें पूरे साल, तो आप यहाँ पे इतने क्वेश्चन तो ज़रूर बना लेंगे कि आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लें, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लेट एफ बी द कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन। इसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। लेट एफ बी द कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन ऑन दिस इंटरवल 0, ठीक है। सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 दे रखा गया, और ये कंडीशन लिमिट के बारे में बता रखा है। फॉर ईच एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एफ एक्स क्या होगा, हमें ये पता करना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात हमसे कह रहा है एफ ऑफ 1 2 है। एफ ऑफ 1 कितना है, 2 है। अगर मेरा एफ ऑफ एक्स है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या कोई ऐसा तो नहीं बनना कि जिसमें एफ ऑफ 2 मेरा डायरेक्ट एफ ऑफ 1 मेरा 2 बन जा रहा है। जैसे अगर मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे 1 रख दे रहा हूँ, तो ये 9 और 22 बन जाएगा, ये भी 22, तो नहीं ये तो बनना है हमारे पास। यहाँ पे भी 22 बनना है, यहाँ पे 22/11। मतलब यहाँ पे हम ऑप्शन से तो निगलेक्ट नहीं कर सकते, और ऐसा क्वेश्चन वो बनाएंगे कि आपसे आसानी से क्वेश्चन ना हो, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं कि अगर हम t गोज़ टू x है, x अगर हम यहाँ पे रख देते तो 0/0 फॉर्म बन जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। एल हॉपिटल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करें। t गोइंग टू x है, और यहाँ पे कितना t के रिस्पेक्ट में चलेगा, क्योंकि फंक्शन की लिमिट जो है वो t पे दे रखी है, t गोज़ टू x दे रखी है ना। तो ये t की पावर 9 हो जाएगा, और f ऑफ x तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। फिर x की पावर 10 कांस्टेंट, ये f डैश, ये t हो गया, ठीक। डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना बचेगा, 9, t की पावर 8 इक्वल टू 1 बचेगा। क्लियर है। अब अगर आगे देखें, x गोज़ टू 2, t गोज़ टू x, तो अगर हम t गोज़ टू x यहाँ पे पुट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं, ये 10 x टू द पावर 9 हो गया, यहाँ पे f ऑफ x हो गया, माइनस x टू द पावर 10 हो गया, ये f डैश x हो गया, अपॉन x टू द पावर 9 x टू द पावर 8 हो गया, और ये 1 हो गया। हम लोग तो x टू पावर 8 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनली कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10/9 x f ऑफ x माइनस 1/9 x स्क्वायर f डैश x इक्वल टू 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो dy/dx, फॉर एग्जांपल ये क्या लिखा हुआ है, और ये सब उधर इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 1/9 x स्क्वायर dy/dx, ठीक है। और ये चीज़ें भी इधर ले जाता हूँ, यहाँ पे 10/9 x, और इसको मैं y लिख लेता हूँ, xy इक्वल टू, इस तरफ ये 1 मैं इस तरफ ले आ रहा हूँ, ये माइनस का बन गया, ठीक। कितना हो गया, इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में कहता है कि ये वाला टर्म जो होना चाहिए, ये हम यहाँ पे बिल्कुल फ्री कर देते हैं, ये जो टर्म है इसको फ्री कर देते हैं हम लोग, पहला वाला, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, d2y/dx, और हम लोग क्या कर देंगे, 9 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और x स्क्वायर से डिवाइड, तो 10/x y इक्वल टू 9/x स्क्वायर माइनस का ये बचेगा। अब देखिए हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। तो q यहाँ पे ये है, और ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे, e टू द पावर p dx है। तो p कितना है, माइनस का 1/10 dx। अब ये e टू द पावर कितना बचेगा, माइनस का log x बचेगा, और 10 भी आएगा ना साथ में, 10 भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो माइनस का 10 log x हो जाएगा। तो यानी ये e टू द पावर log x टू द पावर -10 हो जाएगा, यानी बचेगा 1/x टू द पावर 10 बचेगा, ठीक। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स टू द पावर 10 इक्वल टू, हमारे पास q कितना है, माइनस का 9/x स्क्वायर है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1/x टू द पावर 10 dx है, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक, तो क्या बचेगा, y
अपॉन एक्स टू द पावर 10 इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास आकर के, ये -9 बाहर ले लिया, एक्स टू द पावर -12 dx, ये y अपॉन एक्स टू द पावर 10, एक्स टू द पावर 10 हो गया यहाँ पे, और माइनस का 9, और कितना बचा एक्स टू द पावर -11 अपॉन -11, y एक्स टू द पावर 10 इक्वल टू 9/11 एक्स टू द पावर 11 प्लस c कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो y 9/11 एक्स टू द पावर 11 और 10 से मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 10 प्लस c एक्स टू द पावर 10 हो जाएगा। अब देखिए यानी ये जो y था वो हमारा f ऑफ x था, ये 9/11 x प्लस c एक्स टू द पावर 10, क्या कुछ ऐसा आंसर आ रहा है क्या हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास देखिए 9/11 बाई एक्स ये बन रहा है हमारे पास, 9/11 बाई एक्स प्लस का वो भी, ये ऑप्शन नंबर बी से हम करेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और उसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, सी की वैल्यू निकाल लीजिए वो आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है ये, ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन है और सीधा सीधा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट अपेयर फॉर द क्विज, है ना, ओनली ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, और आंसर द ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। द स्टूडेंट नोज द आंसर फॉर द सम क्वेश्चन एंड गेस, कुछ के जानता है कुछ के गेस करता है, ठीक है। द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन, है ना, गेस करता है बचे हुए क्वेश्चन के। अच्छा, वेन एवर द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ही गिव्स द करेक्ट आंसर, है ना, तो जब आंसर जानता ही वो तो करेक्ट आंसर देगा, तो ये बात तो ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, हम इवन लिख लेते हैं, क्या, नोज द आंसर, वो आंसर जानता है उसके लिए हमने इवन लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, assume that the probability of student giving the correct answer for this question given that he guessed it, यानी क्या कह रहा है कि हम लोग एक करेक्ट आंसर देता है, ये ए है, कब, वो आंसर जब गैस कर रहा है, मैंने E2 लिख लिया, यानी E2 में मैं क्या लिख रहा हूँ कि वो आंसर क्या कर रहा है आकर के, गेस्ड, ठीक है, और ए क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक। बेस थ्योरम के बारे में ही पूछ रहा है, ये 1/2 हो जाएगा, ये इतना दे रखा है। फिर क्या बोलो, ऑल्सो एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी द आंसर फॉर द क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट, यानी ये दे रखा है, यानी इस बार उल्टा दे रखा है। क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट, तो क्या बोल रहा है, ऑल्सो एज्यूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, यानी E2 की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और वो बाई ए दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये 1/2 दे रखा है, 1/6 दे रखा है, ठीक है, ये कितना है, 1/6 है, ओके। फिर अगर हम बात करें ए अंडर कंडीशन E1, तो वो तो 1 होगा ना, ए अंडर कंडीशन 1 होगा। अब हम इसी पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अंडर कंडीशन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, अब देखो उसको लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एज इट इज़ पड़ा रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E2 हम जानते हैं, ठीक है, ये सारी बातें हम जानते हैं आकर के, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए हम लोग क्या बोलते हैं आके, कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखनी हो तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर कंडीशन ए अंडर कंडीशन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E2, और ये वैल्यू 1/6 दे रखी है। अगर मान लीजिए इसकी E1 की प्रोबेबिलिटी x है तो E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - x होगी, ठीक है, ओके। तो E1 की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने लिख ली x, और ये कंडीशन, ये इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है इनटू में 1/2, और E2 कितना दे रखा है, ये 1/6, ये 1 - x हो गया। और देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास आकर के, E2 की प्रोबेबिलिटी 1 - x चल रहा है, और ये कितना है 1/6 है, और ये कितना दे रखा, सॉरी ये 1/2 है, आई एम सॉरी, ठीक। ये हमारे पास, ये सॉरी ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास कितना है, ये है 1, ठीक, ये है 1, और ये 1/2 है, और ये 1/2 और ये 1/6, क्लियर है। अब अगर देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा गया, कहानी को समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ये this/2 दे रखा, और यहाँ पे अगर हम टोटल करें
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस x/2 हो जाएगा, 1/6 हो गया। अब ये 1/6 हो गया, ये 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स बचेगा। अगर हम 1 प्लस एक्स इधर लिख देते हैं और 6 माइनस एक्स लिख देते हैं, तो यानी कितना है 7x = 5, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5/7। x किसकी प्रोबेबिलिटी ले रखी, इवन की। हमें क्या बताना था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नोज द आंसर, यानी यही बताना, तो ये 5/7 आ रहा है, 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लास 11th का बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं इसमें कठिन नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये दे रखा गया, अगर हमें आर्टिकल याद हो cos ax प्लस sin bx या माइनस ऐसा कुछ लिखा हो, तो हम लोग √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, है ना, पूरे इक्वेशन में। तो वही काम करेंगे यहाँ पे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये sin 11x/2 √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया गया, ठीक। ये cos 6x हो गया, फिर यहाँ पे cos 11x/2, फिर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया cos 6x, और यहाँ पे sin 6x हो गया, और यहाँ पे भी 1/√2 आ गया, और यहाँ पे भी 1/√2 आ गया, ठीक है। अच्छा मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, ठीक। ये आ गया हमारे पास √2 1/√2 sin 6x 1/√2 cos 6x, ठीक है। अब देखिए √2 तो हम पूरे से बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख देते sin 11x/2। अगर इसको देखें तो इसको हम cos लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं sin, तो ये मेरा बन जाएगा sin 6x - π/4। sin a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे भी cos 11x/2 लिख दिया, ठीक। ये भी क्या बन जाएगा cos 6x - π/4। अब देखिए ये कौन सा cos a माइनस b का फॉर्मूला है, cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाते हैं, cos 6x - π/4 - 11x/2, ठीक है। अब जब हमारे पास ये a माइनस b है, इसको हमने a ले रखा है, इसको b ले रखा है, तो यानी √2 cos माइनस का π/4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का x/2, तो हम इसलिए लिख सकते हैं cos x/2 - π/4। अब हमें वैल्यू देखिए, हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए ना, इसी की वैल्यू देखिए, और हमें cot x दे रखा गया, यानी अगर हम ध्यान दें, हम अगर cos, इसको y ले लेते हैं, मान लीजिए इसको क्या लेते हैं, ये cos y है, हम cos 2y लगाते हैं। cos 2y क्या आएगा उसके बारे में समझते हैं, तो 2 cos² y - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos 2y एज इट इज पड़ा रहा, और हमें 2 cos² y - 1, यानी हमें cos 2y + 1 2 cos² y हो गया। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, √2 cos y, हमें यही वैल्यू तो चाहिए, √2 cos 2y + 1, ये पड़ा रहने देते हैं हम लोग, हमें यही वैल्यू तो चाहिए, हमें ये वैल्यू निकालनी है। और y कितना है, y अगर हम देखें यहाँ पे कितना लिखा है, y लिखा है cos 2x/2 - π/4 + 1, ठीक है। ये √2, ये cos 5 हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा, cos 90 - θ, भाई इसको हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, cos x - 90 बचा, +1 = cos 5 हो गया। अब cos देखिए माइनस साइन कॉमन लेने में cos की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो cos 90 - θ अगर लिख दें तो बात तो वही लिखी ना, तो यानी क्या बचेगा, ये cos x ही लिखा हुआ है, cos x + 1, cos x + 1 = cos 5, है ना, √2 cos 5 जो चाहिए था, यानी ये वैल्यू जो है वो √2 cos x + 1 आई। अब cos x कितना है यहाँ पे, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है भाई, cos x कितना है, सॉरी 90 - θ है, ठीक है। यहाँ पे 90 - θ है, तो cos की बजाय वो कितना हो जाएगा, sin हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा sin x, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आकर के ये भी हमारे पास sin x हो जाएगा। अब अगर मैं sin x रख दूँ, ठीक है, sin x अगर मैं sin x की वैल्यू निकालने जाऊँ तो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मेरे पास 5 दे रखा है, -5 ये 11 दे रखा है, तो यहाँ पे 25 + 11 = 6 बचेगा, ठीक है।
तो अगर मैं देखूँ कॉस की वैल्यू आ रही है √11/6 + 1, यानी √11 + 6/6 ये बचा हमारे पास। यानी इससे जो वैल्यू मिल रही है ना, इससे वैल्यू मान लीजिए a मिल रही है, तो a का स्क्वायर क्या होगा? a का स्क्वायर √11 + 6/6 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, a का स्क्वायर दिस होगा। हम अगर ऑप्शन में देखें, गौर करें हमारे पास, तो अगर हम इस क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इस क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना बचेगा हमारे पास? इसका स्क्वायर अगर हम होल ऑफ स्क्वायर करते हैं और इसका होल ऑफ स्क्वायर करते हैं, या किसी भी एक क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं, जैसे हमने b का स्क्वायर किया, ठीक है, मैं पहले एक बार सॉल्व कर चुका हूँ। अगर मैं b का स्क्वायर करूँ तो मुझे कितना मिलेगा? या यहीं पे आते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट यहीं पे करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने लिख दिया ये 1 √11 और ये 6 लिखा हुआ, अपॉन में 6 लिखा हुआ, ठीक है। एक काम करते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 12 + 2 √11 अपॉन 6। क्यों? क्योंकि भाई अंडर रूट हटाना है तो a + b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी तो 2 लिखना चाहिए, नीचे 12 आ गया, ठीक है। ये कितना होता है? ये होता है हमारे पास 11 + 1 + 2 √11, √11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे, अपॉन 12। तो यानी ये लिखा तो √11 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2√3 है ना, ये तो हो गया ना। तो अब इसके ऊपर अंडर रूट इस पर लगा दें, हटा देंगे, तो यही ऑप्शन नंबर बी बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ तो फ्रेंड्स क्या दे रखा है, कंसीडर द इलिप्स, कंसीडर द एक इलिप्स ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है। एस एक पॉइंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सच दैट दिस है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम द एस पॉइंट से, ठीक है, इलिप्स पे। वन मीट एट द इलिप्स एट द वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस एंड अदर मीट द इलिप्स एट द पॉइंट टी, ठीक, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। Let R be the vertex of the ellipse with the positive x coordinate, O be the center of the ellipse if the area of the triangle this है। ऐसे कहानी दे रखी है पूरी। तो हम लोग काम करते हैं, एलिप्स बना लेते हैं। एलिप्स हमने बना लिया, ठीक है, एलिप्स हमने बना लिया, ये रहा हमारा एलिप्स, ठीक है, ये हमारा एलिप्स बन गया। क्लियर है? जिसमें ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसी को तो R बोल रहा है ना, तो ये कितना है 3,0 और ये एक पॉइंट है वो 0,2 जो कि माइनर एक्सिस का पॉइंट है। अब अगर हमारे पास एक S पॉइंट है ना, जो कितना है P, Q है, जो माइनर एक्सिस से मिल रहा है, तो अगर माइनर एक्सिस से मिलेगा तो पक्की बात है वो स्ट्रेट होगा, है ना। और ये दूसरा पॉइंट ये ऐसे, ये रहा, ठीक है, ये ऐसे रहा, दिस वन, ठीक, ये रहा टी पॉइंट, इसको ले लिया हमने, इसको हमने क्या बोलते हैं, ये पॉइंट जो है वो टी है, दिस वन इज टी। ये कितना होगा, ये x, y होगा, और हमारे पास ये 0,0 ये ओ पॉइंट दे रखा है। कह रहा है कि इसका जो एरिया है ना, ये वाला एरिया है, ये एरिया 3/2 है, ये एरिया कितना है 3/2 है। तो यानी हाफ ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यही तो फॉर्मूला था ना भाई। ये 0 ले लेते हैं हम लोग, ये 3 ले लेते हैं, ये x ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 0 0 और ये y हो गया, y = 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब अगर हम बात करें तो y की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ y × 3 = 3 हो गया, तो 3y = -3 बचा, है ना, क्योंकि हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तभी तो हम नेगेटिव लेंगे, ये -1, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट तो x, -1 आ गया। अब ये t पॉइंट जो है तो इलिप्स में ना, तो यानी x² 9 + 1/4 = 1, तो x²/9 ये 3/4 आ गया, x² = 27/4 होगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3√3/2 हो जाएगी। यानी ये कोऑर्डिनेट जो हो गया 3√3/2, -1 हो गया। क्लियर है? ये हमारे पास t कोऑर्डिनेट आ गया। अब अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, x x1/9 + y y1/4 = 1 होती है। तो x1 कितना है हमारे पास, x1 हमारे पास ये पॉइंट P मान लेते हैं, P/9, ये QY/4 = 1 हो गया। अब अगर हम बात करें कि ये इस पॉइंट से होकर जा रहा है ना, और Q देखिए अगर ये स्ट्रेट मिलता है ना, तो Q तो पक्का यहाँ पे 2 होगा ना, Q तो 2 हो गया, यानी ऑप्शन डी और सी तो हमारे पहले कट गए, ठीक है। तो P × x की जगह पे हम लोग, अच्छा T पॉइंट से भी जा रही टेंजेंट, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे
3√3 अपॉन 2 इंटू 9 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू हम लोग -1 रखेंगे अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास 1/2 और यहाँ पे ये 3 हो गया। तो p की वैल्यू p√3 अपॉन 6 हो गया और ये उधर उस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 प्लस 1। ये √3/6 हो गया, ये 3/2 बचा, ये 2 हो गया। p की वैल्यू ये √3 और ये 3√3 आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आ गई 3√3। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है। आप अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये एक तरीके से देखा जाए तो एनसीईआरटी का भी एग्जाम्पल है और ये इस साल सीबीएसई के बोर्ड में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था, बट उसमें सिर्फ इसको रिलेशन फंक्शन से रिलेट करके बोला गया। कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी को देखते हैं और ऑप्शन डी को का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं ऑप्शन डी का कि इस क्वेश्चन से कोई मतलब हो। अगर देखें ऑप्शन डी में कह रहा है कि हमें ए और बी जेड लेने हैं, यानी इंटीजर्स लेने हैं, ए और बी इंटीजर्स लेने हैं और कह रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़ के बारे में जब बी ज़ीरो होगा। जब बी ज़ीरो होगा तो ए पाई प्लस आई साइन पाई ए, ये क्या जेड में बिलोंग करेगा, ये पूछ रहा है। अगर हमारे पास ए है, ये इंटीजर है, कोई भी मल्टीपल लोगे ना, साइन मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है ना, साइन के ग्राफ से देख लें तो वो तो ज़ीरो बन जाता है, यानी ये वैल्यू तो ज़ीरो बन जाएगी ना, और ये +-1 देता चला जाएगा। यानी अगर हमारे पास देखें तो ये तो इंटीजर में लाई कर जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, यानी ये तो ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 + √2 की पावर n लिखा हुआ है। अगर हम इसको बाइनोमियल से देखें, NC0 √2 है ना, NC0, या हम क्या एक काम कर लेते हैं, NC0 प्लस NC1 √2, NC2 √2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते NCn √2 की पावर n कर ली हमने। ठीक है, ऐसे आखिरी में ये ख़त्म हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्या T2 और दिस वैल्यू का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, हम ये वैल्यू 10 रख देते हैं या 20 रख देते हैं, NC2 की वैल्यू 20 रख देते हैं, तो ये 1024 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू अगर हम n की वैल्यू 20 रख देंगे तो 1024 हो जाएगा और कुछ टर्म उसमें एक्स्ट्रा भी ऐड होंगे। यानी एक दिन तो ऐसा ही n की किसी ना किसी, n तो नेचुरल नंबर है ना, किसी ना किसी n के लिए हमें ऐसी वैल्यू मिल जाएंगी जो जाकर के इस इंटरवल के अंदर तो लाई कर जाएगा ना। यानी इस इंटरवल और इसका T2 का इंटरसेक्शन कभी फाई तो नहीं होने वाला है, यानी ये तो करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर देखते हैं T1 के बारे में बात करते हैं, T1 के बारे में सोचते हैं। T1 के बारे में अगर सोचें हम लोग यहाँ पे आकर के, तो T1 सेट जो है ना वो -1 + √2 लिखा है। एक काम करते हैं, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ही किया तो हमने पाया 1 -1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर -1 - √2, यानी 1 - 2 1 - √2, यानी -1 - √2, यानी 1 अपॉन ये √2 लिखा हुआ है। यानी ये जो है इसका रेसिप्रोकल है ना, किसका, T2 का रेसिप्रोकल है। पूरी तरह से एक तरीके से दे देंगे तो ये T2 का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। अगर ये T2 का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है और अगर इस सेट का रेसिप्रोकल करें, इस सेट का रेसिप्रोकल करें तो इन्फिनिटी के 0 पे टेंड कर जाएगा, ये 1/024 आ जाएगा। अगर इस सेट का इंटरसेक्शन फाई नहीं आ रहा है तो इसमें भी तो फाई नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें तो एलिमेंट्स हमें कॉमन मिलेंगे ना, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन ए की तरफ। ठीक है, कह रहा है T1 और T2 सबसेट होंगे S के। अगर हम बात करें कि ये T1 तो पक्का √2 टाइम्स का एलिमेंट तो देख, कुछ ना कुछ √2 करके एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। ठीक, ओके। फिर उसके बाद T2 में भी कुछ होगा भाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो निगेटिव वाले एलिमेंट भी मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, इसमें ऐसे करके निगेटिव वाले एलिमेंट भी मिल जाएंगे, क्योंकि B इंटीजर है तो बी अगर कोई पॉजिटिव नंबर रख रहा हूँ तो भी मुझे मिल जाएंगे, नेगेटिव रख रहा हूँ तो भी नेगेटिव इसकी वजह से मिल जाएंगे, पॉजिटिव मुझे इसकी वजह से मिल जाएंगे।
अब कह रहा है कि मान लीजिए b मैंने 0 भी रख दिया तो मुझे a की मदद से इंटीजर्स मिल जाएंगे। अगर मैं इन सबको इंटीजर्स को t1 सेट को t2 सेट को मर्ज करता हूँ तो मुझे क्या पूरा एस सेट नहीं मिलेगा, एस सेट भी मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी मेरा करेक्ट है। क्लियर है, तो ये 3 ऑप्शन करेक्ट है इसमें और इनको हमने मार्क कर लिया। हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ से ये फील आ रहा है इस क्वेश्चन से कि जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो एक प्रोफेसर है बहुत अच्छा और उसने बहुत कुछ सोचा। एक्चुअली ये देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि आर स्क्वायर जो ना वो डिनोट करता है आर क्रॉस आर। सिंपल सी बात है, इसके बारे में बात हो रही है कि एक्स वाई प्लेन के बारे में बात हो रही है। ये ए कॉमा बी कॉमा सी दे रखा गया है कि कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं वो एस में बिलोंग करते हैं और ए बी सी तीनों रियल हैं और कह रहा है कि ये एक डबल वैल्यूड फंक्शन है एक्स कॉमा वाई। ये ए एक्स स्क्वायर 2bxy प्लस सी वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ध्यान रखिए, अगर डबल वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को डबल वैल्यूड का मतलब x और y पे डिपेंड करता है तो हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस एक्स वाई ए बी बी और सी, यानी ये वाला जो भी होगा ना वो सी आ जाएगा। और जो आपकी याद होगा आपको होमोजीनियस बनता था ए बी सी जी एफ एच वाला है ना, जी एफ एच वाला है ना, ये डिटरमिनेंट ये इसी की मदद से बना हुआ है। ठीक है, ये इसी की मदद से बना हुआ है हमारा, ऐसा नहीं कि कहीं और से लेकर आए हुए हैं, इसी की मदद से बना हुआ है। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट और डिटरमिनेंट दोनों अगर पॉजिटिव आते हैं तो ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी, ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी। एक ये तरीका हो गया। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये बताऊँ कि इसको पॉजिटिव डेफिनेट कहते हैं, इसको पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, कि ये पॉजिटिव डेफिनेट मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, है ना, इसको ये जो क्वांटिटी होगी ये डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगी, इसके बारे में बताना है। दूसरा तरीका ऐसा भी है कि अगर हम मान लेते हैं कि वाई, मान लीजिए वाई है नहीं, वाई वाले प्लेन को हमने निगलेक्ट ही कर दिया, वाई वाली बात को ही निगलेक्ट कर दिया, तो हमने बोला कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी ये लिखा हुआ और ये पॉजिटिव होगा। तो ये तो पक्की बात है कि किसी भी क्वाड्रेटिक विजन को पॉजिटिव होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, यानी 4b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस ac लेस देन 0 हो जाएगा। चाहे इस तरह से देखें और चाहे इस तरह से देखें, a b b c, इसका ac माइनस b स्क्वायर ये भी क्या होना चाहिए, ये हमारे पास ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसको देखें तो ये वैल्यू क्या मिल रही है हमारे पास आकर के, ये पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों बातें तो सेम आ रही ना। अब कह रहा है क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैं इस कंडीशन को देखूं यहाँ पे तो 6 इंटू 2 माइनस 49/2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 49/4, तो ये तो ग्रेटर देन 0 नहीं आया ना, ये तो गड़बड़ है, यानी ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड केस क्या कह रहा है, ये तो हमारे सेट में बिलोंग ही नहीं करता पेयर। सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस में अगर हम यही कंडीशन मान लेते हैं, कौन सी, यही वाली, ठीक है, ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ए इंटू सी 3 इंटू 1/12 माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी ये कितना बचेगा 1/4 बचेगा, माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसको देखूँ तो बी स्क्वायर माइनस 1/4 इज़ लेस देन 0। इट मीन्स हम अगर ध्यान दें तो ये वाली बात, यानी b क्या हो जाएगा माइनस 1/2 से प्लस 1/2 के बीच में, यानी मॉड ऑफ b लेस देन 1/2 ना, या 2 मॉड इज़ लेस देन 1, यानी ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि फॉर एनी किसी भी इसके लिए क्या इसका सोल्यूशन यूनिक होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका यूनिक कब नहीं होगा, जब हम ये डिटर्मिनेंट 0 ले आए और हम ए सी माइनस बी स्क्वायर इस कंडीशन में देखें, क्योंकि भाई सेट में वही एलिमेंट आ रहे हैं ना जिसमें पॉजिटिव है। इस कंडीशन में देखें तो ये तो ग्रेटर देन 0 है ना, ये तो पॉजिटिव है, ये तो क्या पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव यानी ये वैल्यू तो ये डिटर्मिनेंट कोई ना कोई वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा ना। तो उसका मतलब अगर इसका डिटर्मिनेंट, इसके कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, क्रैमर्स रूल की बात करें या हम कंसिस्टेंसी की बात करें, तो पक्की बात है कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन होंगे तो यूनिक सोल्यूशन आएंगे, पक्की बात है। इसका सोल्यूशन कैसे आ जाएंगे, यूनिक आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा यूनिक उसके लिए भी हम यूनिक निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिक आ जाएंगे हमारे पास। अब सिमिलरली यहाँ पे भी देखते हैं हम, यहाँ पे भी। अब देखिए ये कैसी इक्वेशन है, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस में क्या हो जाएगा, वही बात, अगर हम चाहें तो हम इस वैल्यू को रख करके देख लें ना कि भाई b की वैल्यू सपोज 0 मान लेते हैं।
है ना। b की वैल्यू सपोज हम भाई, क्योंकि b जो है -1/2 से 1/2 के फॉर एनी, तो 3,0,1/12 के लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करके 3,1/12 के लिए हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं भाई। अगर हम रख दें 3x = 1, 3x = 1, और हमने b तो 0 ले लिया ना, और 1/12 y = -1। इसके लिए देखो फॉर एनी मतलब किसी भी उसके लिए ना, हमने किसी भी उसके लिए ये तो बात करी, तो यूनिक सोल्यूशन मिल रहे ना, और यहाँ पे भी यूनिक मिल जाएंगे, यानी सी और डी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी और डी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, है ना, लिखे हुए से बस डर रहे हैं हम लोग। हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि R³ डिनोट द 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, जिसमें कोई पॉइंट P दे रखा है, Q दे रखा है, लेट डिस्टेंस x, y के बीच में, यानी ये एक फंक्शन बना दिया है कि जो बता रहा है कि डिस्टेंस है हमारी x और y के बीच में, और डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन x एंड पॉइंट R³ में, इसके बारे में बोल रहा है। S बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू R³, यानी S में एक कोऑर्डिनेट है, या S कुछ कोऑर्डिनेट्स का कलेक्शन है, जिन कोऑर्डिनेट्स की P और Q से डिस्टेंस का डिफरेंस 50 है। तो अगर हम P और Q के बीच के डिस्टेंस का, उसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर का डिफरेंस 50 है। अगर मैं इसको लिखूँ तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर, माइनस अगर मैं x और q का देखूँगा तो x - 4 का होल स्क्वायर माइनस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। प्लस क्या है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। अब देखिए इसमें से x स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 माइनस का 2x। यहाँ से भी z स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस का 6z। यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, x स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है, माइनस का 16 प्लस का 8x। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 49 प्लस का 14z इक्वल टू 50, ठीक, ये बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। देखिए हमारे पास कितना बच रहा है, 8x माइनस यानी 6x बच रहा है, और इधर अगर हिसाब किताब लगाएं तो 8z बचेगा इक्वल टू में देखें तो ये हो गया 10 16 में से घटाया तो हमारे पास 6 बचा, 6 माइनस का 6 इसमें जोड़ा तो 55 हो गया, उस तरफ चला गया तो 105। यानी ये पहला तो प्लेन, यानी हमारे पास ये तीन कोऑर्डिनेट है, यानी ये 6x प्लस 8z इक्वल टू 105, ये 8z इक्वल टू 105 है। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है ये एक प्लेन बना, है ना, जो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन, इसमें x का 6 गुना करो और z का 8 गुना करो और जोड़ो 105 आएगा। उन्हीं पॉइंट्स, वही पॉइंट्स सिर्फ वेस्ट में होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद t के बारे में बोल रहे हैं। t के बारे में ऐसा ही अपोजिट बोल दिया कि t में y कोई पॉइंट है, उसके बारे में डिस्टेंस के बारे में बोला। फिर से यानी डिस्टेंस को लगाना, बस डिस्टेंस अपोजिट कर लेनी, यानी x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 7 का होल स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर माइनस y - 2 का होल स्क्वायर माइनस z - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50, ये दे रखा गया। अब अगर देखिए इसमें से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा कितना 16 माइनस का 8x बचेगा। यहाँ पे देखिए ये फिर से कैंसिल हो गया। यहाँ पे फिर क्या बचेगा, z स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 49 माइनस का कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा माइनस 14z बचेगा, है ना, माइनस 14z बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1 और प्लस का 2x, ठीक। फिर यहाँ पे कितना बचेगा -9 और प्लस का 6z इक्वल टू 50 बचेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूँ भाई, गौर से देखूँ, ये इससे 10 कैंसिल, ये 55 बन जाएगा, 55 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 बचा, ये माइनस का 5 बचेगा। इधर कितना बच रहा है, x को अगर देखें तो माइनस का 6x बच रहा है और ये माइनस का 8z बच रहा है, यानी 6x प्लस 8z इक्वल टू 5 हो गया। यानी ये भी कितना है, 6x प्लस 8z इक्वल टू 5, यानी ये भी एक प्लेन है। और इन दोनों को, ये दोनों क्या बोलना है, ये एक ऐसे प्लेन बन गया, ये एक ऐसे प्लेन बन गया, ये दोनों पैरेलल प्लेन हो गए, ठीक है। अब कह रहा है पहला, देयर इज ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 ऑल हुज वर्टेक्स इन, यानी हम इसमें कितने भी ट्रायंगल ले सकते हैं ना, इस कंडीशन के लिए हम कितने भी ट्रायंगल ले सकते हैं जिनका एरिया, जिनका सारे वर्टेक्स यहाँ पे हों। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे गौर करें तो हमें तो पहली बात तो यहाँ पे x और ये 0 और z, ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है s में, और सेम यहीं पे x 0 और z यहाँ पे मिल रहा है, y वाला मिल ही नहीं रहा। तो हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं कि जिनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए,
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए 1 हो जाए, है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट ले सकते हो। तो हमारे पास मिल गया ना ऐसा ट्रायंगल, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्या बोला, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट एल एंड एम इन टी सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ऑफ एल एम इज ऑल्सो इन टी। यानी अगर एल और एम हम 2 पॉइंट ले रहे हैं वो लाइन में है तो सारे पॉइंट तो टी में रहेंगे ना, ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक, फिर क्या रहा है, देयर आर फाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर 48 हुज वर्टेक्स आर एस, 2 वर्टेक्स एस में हो। यानी अगर हमें बोल रहा है कि ऐसे, हमें कह रहा है कि एक ऐसा बना लो रेक्टेंगल, ऐसे हमने रेक्टेंगल बना लिया, ये ए बी यहाँ पे हो, सी डी यहाँ पे हो, तो ये तो डिस्टेंस तो बराबर होंगे क्योंकि पैरेलल है। मान लीजिए कोई डी डिस्टेंस है, अपने को क्या मतलब है, हम देख लेंगे डिस्टेंस के बारे में। और पैरामीटर 48 बोल रहा है तो ये डिस्टेंस तो सेम होगी ना, और ये डिस्टेंस भी सेम होगी। हम ऐसे कितने चाहें इन्फाइनेटली मैनी रेक्टेंगल बना सकते हैं, है ना। हम इन्फाइनेटली मैनी रेक्टेंगल बना सकते हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। फिर वही बात बोल रहा है, इफ़ देयर इज स्क्वायर ऑफ 48, वही बात बोल रहा है, हम ये भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए बी सी डी सारे करेक्ट हैं। ठीक है, सिर्फ थियोरटिकल क्वेश्चन था, ये थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था पूरा हमारा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला उन लोगों ने बोला है कि अपने को ये वैल्यू चाहिए। तो अगर ये वैल्यू कैसे निकल सकती है, ये से इक्वेशन 1 बनाते हैं, इसे इक्वेशन 2 बना लेते हैं। हम इक्वेशन 1 को 2 गुना करें और माइनस कर दें 2 से, यानी कितना आ जाएगा 6x + 4y, है ना। ये कर देते हैं तो इधर ये 2x माइनस वाई माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 4x + 5y बचेगा। अब यानी कि हमने इसको 2 गुना किया है log a 18 5/4 और इसको सब्ट्रैक्ट किया है b√1080। इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। एक काम करते हैं, दोनों को 10 के बेस में बना लेते हैं, बहुत इजी बढ़ जाएगा 10 के बेस में। 10 के बेस में 2 10 18 की पावर 5/4 अपॉन 10a की वैल्यू कितनी है 3√2 है। अब अगर हम आगे काम करते हैं कि 5 आगे ले जाते हैं 2 पीछे ले जाते हैं, 5 log 10 और 18 का स्क्वायर रूट 1/2 और ये 10 3√2। आई थिंक ये दोनों वैल्यू सेम है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए भाई। 10 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3√2, यानी यहाँ तो पहले तो 5 मिल गए ना हमें, तो ये 5 मिल गया, एक तो 5 मिल गया। 5 में से अब क्या घटाना है, ठीक, उसको देख लेते हैं। फिर यहाँ पे बेस बदल देते हैं, यहाँ पे बेस जैसे बदलेंगे 1080 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ओके। फिर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये बेस 10 में कर दिया हमने। बी की वैल्यू कितनी है, ये 1 में दे रखी है। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन आगे ले लें और ये 5 की पावर 1/6 और 6 की पावर 1/2 ऐसे हो जाएगा, यानी ये प्लस में आ जाएगा ना, माइनस आने से यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो गया। अब अगर हम देखें 1080 होता क्या है, 1080 का मतलब है हमारे पास, 1080 का मतलब है कि 108 × 10, ये 54 × 2 × 10 हो गया, यानी 4 × 5 हो गया, है ना। और ये देखिए 27 लिखा हो, यानी एक और 2 है 27, यानी 3 का क्यूब है और 2 का क्यूब है और 5 है। तो हमारा एक काम करते हैं और उसको स्क्वायर रूट करना है, यानी यहाँ पे 3/2 पावर, यहाँ पे यानी लिखा है 3 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, 5 की पावर 1/2। अगर हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करें, ये वाली इस जगह पे अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर पाते हैं, इस जगह पे अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें किसी तरह से, तो हम 3 यहाँ पे दे देते हैं। एक काम करते हैं हम लोग 3 यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं और 3 यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। log 5 to the power 1/6, 6 to the power 1/2। ठीक है, तो ये जैसे ये 3 अंदर जाएगा ना, ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना गया, माइनस नहीं प्लस था, +3, टोटल आंसर 8 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें, टोटल आंसर हमारा क्या हो गया 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है हमारे पास। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक, यहाँ पे पॉलिनोमियल है ये रहा, ठीक, विद द रियल कोफिशिएंट इतने इतने, ये बोल रहा है f(1 - 9) है। पहली बात तो हम लिख लेते हैं, f(1) है, ये हो जाएगा 1 + a + b + c, ये -9 है, 1 + a + b + c हो जाएगा, ये -10 हो गया, a + b + c। क्लियर है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर इसका एक रूट इतना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्यूबिक इक्वेशन का, अगर इसका एक रूट इतना है तो, और बोल रहा है ABC आर द रियल ना, अगर ABC रियल होंगे तो एक रूट इतना है तो दूसरा तो यही हो जाएगा ना। और तीसरा अगर इसमें देखें तो x 0 है, तीसरा तो 0 0 दिख रहा है सीधे सीधे, है ना।
अब अगर हम बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस 3a/4, और इन सबको अगर जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ए की वैल्यू तो 0 आ गई ना, ए की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर देखूँ ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, SOP, ये क्या होता है, c/a होता है, c कितना है 2b है और a 4 है। और अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट देखूं तो ये 2 बार प्रोडक्ट इनके साथ 0 तो प्रोडक्ट होकर के 2 बार 0 बन जाएगा, इसका ही प्रोडक्ट काम का आएगा, वो कितना आएगा, i² की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। तो यानी यहाँ 3 बचेगा इन दोनों का भाई, i√3 और -i√3 का प्रोडक्ट 3 बचेगा, ठीक है। यानी 12 = 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, यानी a0 b की वैल्यू 6, तो c की वैल्यू -16 है ना, a0 b की वैल्यू 6 तो c की वैल्यू -16 यहाँ से आ गया। यानी हमारे पास जो इक्वेशन है वो x⁴ प्लस ये तो 0 है, ये हो जाएगा प्लस का 6x² और माइनस का 16 बराबर 0। अब हम इसको y² ले लेते हैं, y ले लेते हैं x² को, और 16 कैसे फैक्टर करने, माइनस करने पे आ जाए, समझ लेंगे इसको। ये क्या दे रखा है हमारे पास, ये हो जाएगा 8y - 2y - 16 = 0, यानी y + 8 और y - 2 दो फैक्टर हो गए, यानी y की वैल्यू x² आ गया -8 और x आ गया हमारे पास, x² कितना आ गया हमारे पास, x² आ गया 2, ठीक। अब देखिए तो α1 कितना हो गया, α1 हो गया 2√2i, α2 हो गया -2√2i, α3 हो गया √2, α4 हो गया -√2। अब अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालूँ, है ना, इनका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2√2, इसका मैग्नीट्यूड भी 2√2, इसका मैग्नीट्यूड √2, इसका मैग्नीट्यूड भी √2 आ जाएगा। अब इन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके ऐड करना है ना, तो भैया स्क्वायर करके ऐड करोगे, ये मेरे पास 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, 8 8 16 4 20, यानी ये 20 वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, S एक सेट है जो मैट्रिक्स कंटेन करता है। मैट्रिक्स कैसी कंटेन कर, जो इस तरह की मैट्रिक्स कंटेन करता है जिसमें ABCD एलिमेंट जो है 0 और 1 के सिवा और कोई एलिमेंट ले नहीं सकते, ये तो गारंटी दे दी। और बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A -1 होगा या तो 1 होगा, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A बोला गया। हमें बताना है ऐसे कितने एलिमेंट होंगे इस सेट में, ठीक है। तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 0, 1 और C के लिए तो गारंटी है, तो 0 होगा तो 1 होगा, हमने 0 ले लिया, पहला केस ये ले लिया कि हमने 0 ले लिया, A, D, 1, B और E हो गया। अगर मैं इस समय डिटर्मिनेंट निकालूं तो मैं डिटर्मिनेंट सिर्फ क्या निकाल पाऊंगा, ये -1 और -1 E माइनस का D या फिर D माइनस का E हो जाएगा, ठीक। तो D माइनस का E या तो -1 होगा या D माइनस का E या तो +1 होगा। ये कैसे हो सकता है, या तो 1, मैं 0 ले लूँ या मैं 0, कितना ले लूँ आकर के, भाई यहाँ पे अगर मैं समझिए, यहाँ पे अगर मैं 0, 1 ले लूँगा तभी ये पॉसिबल है, और इसमें अगर मैं 1, 0 लूँगा तभी ये पॉसिबल है। ये तो मुझे एक पक्की बात मिल गई, यानी दो मैट्रिक्स सीधी सीधी दिख रही हैं, क्या, एक 0, 1, 0, 1, 1 और D और E की गारंटी मिली है, A और B की कोई गारंटी नहीं मिली है। A, B और यहाँ पे इसकी बात अगर मैंने 0 ले लिया तो D को यहाँ पे 1 हो गया, और दूसरी गारंटी मुझे 0, 1, 0, 1, 1 A, B और मुझे 1 और 0, मुझे ये दो गारंटी मिली। A और B के बारे में कोई, यानी A और हमारे पास तो क्या है, इसके लिए भी 2 ऑप्शन 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 है, यानी यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे 2 × 2 यानी 4 और 4, यानी टोटल मिला केस, यानी इस केस में 8 मैट्रिक्स बननी है। इस केस में कितनी बनी, 8। अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 0, 1 और यहाँ पे 1 रख देते हैं, यहाँ पे 1 A D 1 B E, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको हम एक्सपैंड करते हैं भाई, तो एक्सपैंड करने के बाद क्या पाएंगे हम लोग, माइनस का E माइनस का D प्लस का B माइनस का A, तो D माइनस का E और B माइनस का A हो गया। ये वैल्यू 1 होगी या फिर ये वैल्यू D माइनस का E प्लस का B माइनस का E, या फिर ये वैल्यू माइनस का 1 होगी। अब ये कब हो सकता है, ये हमें पता करना है, ये कौन कौन से केस हो सकते हैं, जब हो सकता है। तो हम बात करते हैं, हम लिख देते हैं कि B प्लस D और माइनस का A प्लस E = 1, और यहाँ पे B प्लस D माइनस का A प्लस E = -1। अब अगर एक काम करते हैं, क्या B को 1 कर लेते हैं, D 0 कर लेते हैं,
ए ज़ीरो कर लेते हैं, ई ज़ीरो कर लेते हैं, तो वैल्यू कितनी बचेगी, ये हमारे पास तो 1 आ गया, सही है। फिर अगर हम एक काम करें, बी को 1 कर लेते हैं, डी को 1 कर लेते हैं, ए को 1 कर लेते हैं, ई को 0 कर लेते हैं, तब भी 1 आ जाएगा। फिर एक काम करते हैं, बी को 1 कर लेते हैं, डी को 1 कर लेते हैं, ए को 0 कर लेते हैं, ई को 1 कर लेते हैं। फिर एक काम करते हैं, बी को 0 कर लेते हैं, डी को 1 कर लेते हैं, ए को हम लोग क्या कर लेते हैं, ए को हम लोग 0 कर लेते हैं और ई को हम लोग 0 कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ये 4 केस यहाँ पे बन गए, ये तो है, यही 4 केस हमारे पास बन पाएंगे और यही 4 केस हमने बना लिए, ठीक। फिर इसके बाद इधर आते हैं, इसी के जस्ट अपोजिट वाले यही 4 केस सिमिलर यहाँ पे भी ऐसे बनाने पड़ेंगे हमें। भाई इन्हीं 4 केसेस में हमें काम करना पड़ेगा, यानी 4 यहाँ पे बनेंगे, 4 यहाँ पे। 4 कैसे बनेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। भाई हम लोग बी को 0 कर लेते हैं, डी को 0 कर लेते हैं, ए को 0 कर लेते हैं, ई को 1 कर लेते हैं, तो -1 बन जाएगा ना, ठीक। फिर इसी तरह से बी को 0 कर लेते हैं, डी को 0 कर लेते हैं, ए को 1 कर लेते हैं, ई को 0 कर लेते हैं, तो बन जाएगा। फिर हम लोग कह रहे हैं बी को 1 कर ले रहे हैं, डी को 0 कर ले रहे हैं, ए को 1 कर ले रहे हैं, ई को 1 कर ले रहे हैं, तो भी बन जाएगा। हम लोग फिर कह रहे हैं बी को 0 कर ले रहे हैं, डी को 1 कर ले रहे हैं, ए को 1 कर ले रहे हैं, ई को 1 कर ले रहे हैं। इसके सिवा और कोई 4 केस नहीं है, 4 हो। टोटल इधर 8 बनने और इधर 8 बनने, टोटल 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16। यानी कितनी मैट्रिक्स बन जाएंगी हमारे पास, 16 ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये आया हुआ क्वेश्चन है पहले भी, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर 3 वेक्टर्स हैं जो अल्फ़ा बीटा जो यूज़ हो रहे हैं वो 0 छोड़ के कुछ भी हो सकते हैं, और ओ डिनोट कर रहा है 0 में ओरिजिन को, ओ पी क्रॉस ओ क्यू डॉट ओ आर इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ये तीनों वेक्टर के बारे में जो बताया गया है वो कोप्लेनर के बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा भाई, इनके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। हम 1 - 1 बाई अल्फ़ा लिख ले, 1 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 1 - 1 बाई बीटा लिख लेते हैं, और यहाँ पे 1 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 1 1 बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, नहीं है तो कोई अच्छी, बहुत अच्छी बात है, दिक्कत की बात ही नहीं, तो कोई क्या समस्या। अब देखिए हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, उसको सॉल्व कर डालते हैं। हम किसी को लॉन्ग एक्सपेंड कर डालें, या हम इसको उठा के यहाँ पे घटा देते हैं, कुछ भी कर डालते हैं, कैसे भी करके हम मैनेज करते हैं इस चीज़ों को। ये इधर घटा देते हैं तो माइनस का 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा, यहाँ पे 0 बचेगा। ये इधर घटा दिया 0 सेकेंड कॉलम में, यहाँ पे माइनस का 1 बाई बीटा और 1 बाई 2 1 1 1 बाई 2 इक्वल टू 0, ये दे रखा गया। अब अगर ये दे रखा गया तो बहुत अच्छी बात है, दे रखा गया तो टेंशन ही क्या है। हम लोग 1 बाई अल्फ़ा का लॉग एक्सपेंड करेंगे, तो माइनस का 1 बाई 2 बीटा माइनस का 1 बाई 2 प्लस लास्ट वाला हो जाएगा 1, तो ये 1 बाई 2 बीटा बचेगा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 1 बाई अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 1 बाई 2 अल्फ़ा प्लस 1 बाई 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है भाई, मैं पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसके बारे में समझना है हमें। ठीक है, तो अगर मैंने पूरी इक्वेशन को 2 अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिलेगा 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो बचेगा ना, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, कोई भी 1 नहीं बचेगा, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचेगा। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचेगा ना। ठीक है, ये 1 फालतू में मैंने इसको इंगेज करा दिया है, तो ये 1 नहीं बचेगा। क्लियर है, यानी मैं ये जान रहा हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -1 के बराबर है। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ठीक है, कोई बहुत अच्छी बात है, अल्फ़ा प्लस बीटा -1 के बराबर है। तो कह रहा है अल्फ़ा बीटा जो पॉइंट है ना वो इस पे लाई कर रहे हैं, तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा -2 प्लस l बराबर 0 होना चाहिए, तो 3 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -2 प्लस l इक्वल टू 0, ये -3 -2 प्लस l बराबर 0, तो -5 प्लस l बराबर 0, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी ये 5 होगी l की वैल्यू। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी मेहनत वाला क्वेश्चन बोल रहा है, x बी द रैंडम वेरिएबल और p x डिनोट द प्रोबेबिलिटी x टेक्स द वैल्यू x, सपोज द x, y p x, ये प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी लाइन पे, फिक्स स्ट्रेट लाइन पे। तो अपने लिए जो हमने क्या सपोज कर लिया कि ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये रहा x ले लिया हमने, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। प्रोबेबिलिटी हमारा p x जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ये mx प्लस c के फॉर्मेट है।
ठीक। तो यानी ये पहला तो सी हो जाएगा, दूसरा एम प्लस सी होगा, तीसरा 2m प्लस सी, चौथा कितना होगा 3m प्लस सी, अगला 4m प्लस सी हो जाएगा। इतनी बात है। तो इन सब का सम कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वह प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल एक्स आई कितना होता है, समेशन, ये 1 होता है। इन सब का टोटल सम करेंगे तो ये 5c तो चमकता हुआ दिख रहा है ना मुझको, बाकी 1 2 3 4 5 ये 10c हो जाएगा, 10m हो जाएगा, जो कि 1 हो गया। तो यानी 2m प्लस सी इक्वल टू 1/5। एक क्वेश्चन नंबर 1 ये बन गया। फिर अगला कह रहा है मीन जो है, मीन मतलब भाई ये होता है ना एक्स आई पी एक्स आई, दैट विल बी 5/2 दे रखा है। तो पहला तो 0 बन जाएगा, दूसरा m प्लस सी हो गया, तीसरा 4m प्लस 2c हो गया, अगला हो जाएगा हमारे पास 9m प्लस 3c बचेगा, अगला 16m प्लस 4c इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। अब टोटल मिला कितने हो गए, ये 9m और ये 4m, ये m ये 10 हो गया, 20 ये 30m हो गया, ठीक। और इधर कितना हो जाएगा, ये टोटल मिला के ये 3 और 3 6 4 10c इक्वल टू 5/2। 5 से तो कैंसिल और 2 इधर भेज देते हैं, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 6m प्लस 2c इक्वल टू 1/2, या फिर 12m, ठीक है, या फिर क्या 12m प्लस 4c इक्वल टू 1 आ गई, एक और कंडीशन आ गई, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ से m और c की वैल्यू निकल सकती ना भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर डालते हो इधर में, तो ये 8m बचा और इधर 4c बचा और ये 4/5 हो। जब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ मेरे भाई, तो ये बच रहा है 1/5, यहाँ तो 1/5 घटा रहा हूँ और यहाँ पे बच रहा है 4m, तो m की वैल्यू 1/20, m की वैल्यू तो 1/20 आ गया। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू 1/20 रख देते तो c की वैल्यू 1/5 माइनस 1/10, पहली वाली इक्वेशन से चल रहा हूँ मैं, तो यानी ये 1/10 होगा, ठीक। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन है ना px, वो 1/20x प्लस 1/10 है, ठीक। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि इसका हमारे पास जो वेरिएंस है, वेरिएंस क्या होता है हमारे पास, वेरिएंस के बारे में बात करें तो वेरिएंस होता है एक तो होता है हमारे पास मीन, दैट विल बी ex स्क्वायर माइनस ex, ये तो होता है ना। ex स्क्वायर क्या होता है, pxi x स्क्वायर, ये तो होता है, और ex pxxi होता है, ये बारे में बोले। एक्स स्क्वायर यानी कि इसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, यानी इसको 1 4 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी पहला तो हमारे पास जब हम स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी का स्क्वायर करके, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यानी यहाँ पे आएगा m प्लस सी, अगला कितना आएगा 4m प्लस 4c, सॉरी 8m प्लस 4c, कितना आ जाएगा 8m प्लस 4c। नेक्स्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ ठीक है 27m प्लस 9c, फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा हमारे पास 64m प्लस 16c। अगर हम c वाले टोटल करें या ये वाले टोटल करें तो ये क्यूब का सम दे रखा है ना भाई, 4 यानी 4 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, सम ऑफ n नंबर का, क्यूब ऑफ n नंबर के बारे में बात करें तो 2 हो गया और ये 10 हो गया, यानी 100m लिखा हुआ, ये 100m लिखा हुआ है। और इसके बारे में बात करें तो ये 149 और ये 16 तो हम पहले ही ऐड कर चुके ना, 149m, ये 30c बचेगा। ये मीन का स्क्वायर होता है, आई थिंक ये आई एम सॉरी, ये मीन का स्क्वायर होता है। तो यानी हम 25/4 यानी 5/2 का स्क्वायर घटा देंगे तो 8 माइनस 25/4 यानी 32 माइनस 25/4, तो ये इसमें से हम माइनस करेंगे तो 7 बच रहा है ना, 7/4 यानी 7/4 वेरिएंस आ रहा है, और जो कि 24 अल्फ़ा के बराबर दे रखा है, यानी 24 अल्फ़ा इक्वल टू 7/4। तो ये सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू है इतनी, ठीक है, अल्फ़ा इज़ द वेरिएंस, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 7/4 है। तो 24 इंटू 7/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, 42, यानी ये वैल्यू कितनी आ रही, 42 आ रही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत मज़ा आया इस क्वेश्चन को पढ़ करके। क्या बोल रहा है, अल्फ़ा बीटा आर द 2 डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस, इसके 2 अलग अलग रूट हैं, और 1 कह रहा है टी एक सेट है
जिसमें 1 अल्फ़ा बीटा रखा हुआ है। ओके, एम एक मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग आर आई को इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, सी जे को इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। यानी अगर मुझे R1 कोई बोलेगा तो A11, A12, A13 यानी पहली रो के सारे एलिमेंट का सम, और इसी तरह C1 जो बोलेगा वो इतना होगा। और बोल रहा है ये आई और जे की वैल्यू 3×3 तक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगर मुझे ये बात बोल दी गई कि इसमें ऐसा मैट्रिक्स है हम जिसमें आर आई और सी जे एक समय में ज़ीरो है, एक ही समय में ज़ीरो है, यानी ये कुछ इस तरह से, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, सॉरी यहाँ पे बीटा नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ठीक, ये कुछ इस तरह से ही बना हुआ है। हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा होगा, यहाँ पे बीटा होगा, यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे बीटा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब इस तरह का मैट्रिक्स है। अगर हम इन सब का सम देखेंगे ना भाई, क्योंकि देखिए 1 तो 1 है ये, इसमें जो इसके जो रूट मिलेंगे वो रूट क्या होंगे, इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, उस रूट को मैंने सॉल्व किया है पहले। उसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, -1 प्लस माइनस b² - 4ac 1 + 4/2, यानी -1/2 √5/2 और -1/2 माइनस √5/2, दो रूट ऐसे बनेंगे। इन दोनों का अगर आपस में जोड़ दो तो -1 बचेगा ना, और -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इन सबका सम 0 आ रहा है। 1 + अल्फ़ा + बीटा = 0 है। इस बात को समझ लीजिए बहुत अच्छे से, है ना, बहुत सिंपल सी बात है कि 1 + अल्फ़ा + बीटा बराबर कितना है, 0 है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो ये इस तरह का मैट्रिक्स बनना होगा। तो अगर हम बात करें इस प्लेस पे, यानी पहले प्लेस पे A11 के लिए कितने ऑप्शन हैं, हम अल्फ़ा रख सकते हैं, बीटा रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, यानी देयर आर 3 ऑप्शन ना। पहले हमारे लिए कितने ऑप्शन हैं, देयर आर, इस प्लेस के लिए 3 ऑप्शन हैं, फिर इसके लिए 2 बचेंगे, इसके लिए 1 बचेंगे, 3 to 1, यानी यहाँ पे कोई भी रख दो आप, 3 to 1 बचेगा, यानी 6 ऑप्शन यहाँ पे होंगे। 6 ऑप्शन तो ये होगा। फिर अगर 6 यहाँ पे हैं, बात समझिएगा, अगर 6 में से कोई मान लीजिए यहाँ पे 1 रख दिया, अल्फ़ा रख दिया, बीटा रख दिया, अब हम यहाँ पे इस प्लेस पे और इस प्लेस पे हम कोई एक एंट्री रख सकते हैं, चाहे वो बीटा रखे चाहे अल्फ़ा। अगर हमने यहाँ पे अल्फ़ा रख दिया तो यहाँ पे हमें बीटा रखना मजबूरी पड़ जाएगी। यानी इस प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, इस प्लेस के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, 2 हो गए, और फिर इसके पास तो एक ही बचेगा। फिर अगर हमने यहाँ अल्फ़ा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा रख चुके हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बीटा तो रख ही नहीं सकते, यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 1 रख देंगे। और यहाँ पे जब यहाँ पे हमने बीटा रख दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या, यहाँ पे हमने देखिए क्या रखा है, ये अल्फ़ा रख दिया है, अल्फ़ा यानी वापस इधर रख नहीं सकते हैं, फिर इधर अल्फ़ा रख दिया तो फिर अल्फ़ा फिर नहीं रख सकते हैं, यानी अल्फ़ा यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते, तो बीटा या तो यहाँ रख देंगे या तो बीटा यहाँ पे, तो बीटा यहाँ भी रख सकते, तो बीटा यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। अब अगर यहाँ बीटा रखा तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे अल्फ़ा हो गया। यानी इन दोनों के पास चॉइसेस ही नहीं है ना, यहाँ पे इन 4 पे कोई चॉइसेस नहीं, सिर्फ इस 3 पे चॉइसेस है, यहाँ पे चॉइसेस हैं। इन 3 पे पहले पे 3 है, 2 है, 1 है, टोटल मिला के 6 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, यानी टोटल मिला के 12 चॉइसेस है ना, यानी सिर्फ हम 12 मैट्रिक्स बना सकते हैं, यानी P के लिए हम 12 लिया। अगला क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी होंगी, जिसमें क्या बोल रहा है 10 CJI, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे दिस, ये जो एंट्री होंगी, ये एंट्री सब होंगी सही, एक ही जैसी होंगी हमारे पास, और हमें यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन पे हमने कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास, 3 ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास, हमने 3 में से कोई रख दिए, ठीक। फिर यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 1 होंगे, हम अभी देख चुके हैं पीछे। अब अगर हमने यहाँ पे 6 ऑप्शन तो ढूंढ लिए, यहाँ पे 6 ऑप्शन तो ढूंढ लिए हमने, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि रो के रिस्पेक्ट में मेरे को कॉमन ही करना है ना, कॉलम के रिस्पेक्ट में करना है, तो सीधे 6 ही ऑप्शन तो बचे रहेंगे ना हमारे पास, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो है वही करेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारे पास। इसको और अच्छे से समझ सकते भाई, इसको देखिए, एक पेज ले लेते हैं यार, एक पेज लेते हैं, उसमें समझते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। ये 1 दे रखा है, ये अल्फ़ा रख दिया, मैं बीटा रख दिया, तो ये 1 यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा और ये बीटा, ऐसा ही मैट्रिक्स बनेगा, है ना, तभी पॉसिबल है। और कह रहा है इस बार कॉलम ही सिर्फ 0 होना चाहिए, यानी अगर ये 1 अल्फ़ा बीटा है तो अब दूसरा यहाँ पे अगर अल्फ़ा आ रहा तो ये कोई गारंटी नहीं कि यहाँ पे बीटा, यहाँ बीटा रिपीट नहीं होता है, यहाँ बीटा रिपीट हो सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है,
ऐसा कोई सच इशू नहीं है। ठीक, यहाँ पे बीटा आ गया तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे अल्फ़ा आ सकता है। ठीक है, कॉलम में नहीं चेंज होने, यहाँ पे अल्फ़ा आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन जब भी आएगा समझिए, तो ये सारे एलिमेंट ऑलवेज सेम रहेंगे। ठीक है, तो यानी हमने हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन बच रहे ना। ठीक, तो 6 ही ऑप्शन तो हुए हमारे पास घूम फिर करके। ठीक है, तो ये इसके लिए 6 हो गया। अब कह रहा है एम इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट दिस, यानी इन यहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड कुछ कोई ये कोऑर्डिनेट है, इनको वेक्टर बोल सकते हैं या कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। एक्स वाई जेड का कलेक्शन है जिसके ऊपर एम मैट्रिक्स अब मल्टीप्लाई करेंगे और जिसे इस जगह पे पहुंचा दिया गया। ठीक, एम अगर स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, तो इसका डिटर्मिनेंट भैया कितना हुआ, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। और ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक का अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो हम पहली बात इसके सोल्यूशन कैसे पाएंगे भाई, हम इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन पा जाएंगे ना भाई। अगर कभी भी हमारे पास ये ax इक्वल टू बी फॉर्म लिखा है, ए का डिटरमिनेंट 0 या तो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन है ना, या तो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन या तो नो सोल्यूशन। अब कह रहा है कि नो सोल्यूशन में यहाँ पे हमारे पास 0 भी ऑप्शन है, यहाँ पे इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन भी ऑप्शन है। ठीक है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा चलते हैं भाई। हमारे पास एस पे तो 5 जा रहा है ना, यहाँ पे ये आर पे तो कभी 5 जा ही नहीं रहा। अगर आर पे 5 जा रहा होता तो और प्रॉब्लम होती। तो यानी पक्की बात है ये वाला ऑप्शन नंबर सी तो अपना करेक्ट हो गया, इसको तो ढूंढना ही नहीं, बाकी आगे तो बात ही नहीं करनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक, क्या बोल रहा है, एक लाइन है ये ऐसे जाती है, एक सर्कल कोई है इसको ऐसे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, सेंटर ये 0, अल्फ़ा है, ये इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये रेडियस होगा। परपेंडिकुलर किस पे, y माइनस 2x इक्वल टू 0 पे। तो भाई परपेंडिकुलर कंडीशन लगाते हैं, ये अल्फ़ा माइनस का 2 इंटू 0 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस हो जाएगा, यानी अल्फ़ा बाई रूट 5 इक्वल टू आर। तो अल्फ़ा रूट 5 आर हो गया, ये इतनी बात दे रखी गई है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये सीधे सीधे दे रखा है ना, रूट 5 आर और यहाँ पे आर है ना, और ये 5 रूट 5 ये दे रखा गया। अगर मैं आर कॉमन ले लूँ, रूट 5 प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे रूट 5 इस तरफ कॉमन ले लेता हूँ, रूट 5 प्लस 1 बचेगा, ये कैंसिल, आर की वैल्यू रूट 5, ये लो आर की वैल्यू रूट 5 मिला दी हमने। आर रूट 5 है तो अल्फ़ा 5 हो गया, ये भी हमने अल्फ़ा भी मिला दिया। 1 और 4 कहाँ पे दिख रहे हैं, पी पे 4, ये रहा, इसको हटाओ और इसको हटाओ। ठीक, दोनों में ऑप्शन चाहिए। अब हमें सिर्फ ढूंढना है कि जो कौन सा पॉइंट है, A1 पॉइंट, ये जो लाइन पे ना वही पॉइंट A1 है, इसी से तो रेडियस हम ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट डायमीटर कॉर्नर है B1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, B1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल जो इतने बारे में बोल रहा है। तो ये इस पॉइंट पे तो सर्कल ये यानी ये लाइन पे पॉइंट हो गया, तो वो कौन सा होगा, 2,4 होगा। देखिए तो 2,4 होगा ना भाई, ये 4 माइनस 4, यानी ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। निकालना चाह आराम से निकालना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, इससे आसान तो सवाल ही नहीं हो सकता। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं, बहुत ईजिली है, कुछ नहीं। अपने लिए क्या बोल रहा है, आकर के कह रहा है कि वाई गामा हमारे लिए रियल नंबर में और 2 लाइन है, इनका इंटरसेक्शन R1 पॉइंट है। ठीक, L1 L2 का कोई दिक्कत नहीं। एन कैप डिनोट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन द बोथ कंटेनिंग दिस। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमसे कह रहा है कि पॉसिबल चॉइस फॉर द एन कैप, यानी जो यूनिट वेक्टर होगा वही तो पॉसिबल चॉइस होगी। यानी ये रहा यूनिट वेक्टर दिख रहा है हमें, ये तो 4 हो गया, यानी क्यू का 4 कहाँ पे, यानी ये वाला ऑप्शन काटो पहले। फिर क्या कह रहा है कि क्यू आर ओ आर वैक्टर क्या होगा, यानी अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट की ज़रूरत है, और हमसे कह रहा है वेक्टर है भाई साहब, ये रहा वेक्टर ओ आर, यानी आर के लिए 1 हो गया। अच्छा, ये तो सब में दे रखा गया, यानी अपने लिए तो गेम थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट कर दिया गया। अभी देख लेते हैं। अब कह रहा है कि ओ आर और एन कैप की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट कर देना भैया। तो हम कर देते हैं माइनस का 1/√6, माइनस का 2/√6 और प्लस का 1/√6। ये इसको काट दिया, ये 2/√6 है। ठीक है, ये 2/√6 है, वो भी कैसा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यानी कितना लिखा हुआ, √2/3, यानी ये रहा, ये 5 हो गया, यानी ये रहा ऑप्शन नंबर 10। अरे भाई साहब, सवाल पढ़े बिना आंसर निकाल देते हमने, है ना, सवाल पढ़ा ही नहीं, आंसर आ गया अपना। ठीक,
तो ऐसा कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मजाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मजाक है, कह रहा है कि पहला पॉइंट देखिए, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ने आ रहा है, हमें कह रहा है कि कुछ फंक्शन कोई फंक्शन लिखे हुए कुछ भी, और ए बी सी और डी, हमने ए ज़ीरो रख देना है, सी ज़ीरो रख देना है, डी ज़ीरो, पहले वाले में बोल रहे हैं। यानी एच एक्स पहले में कितना बचेगा, जी एक्स प्लस जी एक्स 1/2 माइनस एक्स, ये बचना है। अब देखो जी एक्स की दो पॉसिबल वैल्यू, या तो अगर हम एक्स इसके बीच में लें तो ये रखना है, चूज़ करना है, अदरवाइज ज़ीरो। तो हम एक बार ज़ीरो चूज़ कर लेते हैं, एच एक्स की एक वैल्यू तो ज़ीरो आ जानी है। तो दूसरी वैल्यू के बारे में बात करते हैं एच एक्स। मान लीजिए जी एक्स मेरा 1 माइनस का 2x, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2, ठीक है, 1 माइनस का 2 1/2 माइनस एक्स, 1 माइनस का 2x प्लस 1 2/2 माइनस का 2x प्लस 2x हो गया, ये 1 1 कैंसिल, और ये 1 से 1 कैंसिल, 1 आया। यानी एच एक्स की या तो 1 आ रही वैल्यू या तो 2 आ रही, इसके सिवा कोई वैल्यू नहीं आ रही पहले वाले में। यानी पी का ऑप्शन क्या हो गया, रेंज इज़ 0,1, यानी पी के लिए रेंज कितनी होगी 0,1 हो गई, 5 हो गया। यानी पी के लिए ये ऑप्शन काटो, ये ऑप्शन काटो, ठीक। बी और सी पे गेम खेलते हैं। अब देखिए, अगर हम एक काम करें, और आसान कौन सा, डी पे तो काम करना बहुत आसान है ना। अगर मैं D1 कर लेता हूँ, D1 कर लेता हूँ, और A और क्या कर देता हूँ, B और C को 0 कर देता हूँ, तो बस सीधे सीधे एच एक्स किसके बराबर आएगा, जी एक्स के बराबर आएगा। एच एक्स मेरे के पास किसके बराबर, जी एक्स के बराबर है। और जी एक्स की रेंज देखिए, या तो 0 है, और दूसरी कितना, अगर x मेरा 0 से लेकर के 1/2 है, तो भैया 2x मेरा कितना होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। भाई माइनस का 2x किसके बीच में होगा, -1 से लेकर के 0 के, 1 ऐड कर देंगे, 0 माइनस 2x से लेकर के 1 होगा। यानी ये मेरा 0 s जो है वो 5 पे, सॉरी 4 पे लाई कर रहा है, s 4 पे लाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो ऑप्शन ढूंढ लिया हमने, लेकिन अगर हम देखें, क्या हम ये वाला पार्ट कर सकते थे, ये वाला, इसके बारे में बात करें तो हम ये भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इसको नहीं कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। भाई इसको फंक्शन सही से लिख लेते हैं। देखो x इज़ ग्रेटर देन 0 पे ये आ जाएगा -x² साइन 1/x, x इज़ लेस देन 0 पे x² साइन, सॉरी ये लेस देन पे होगा, ये ग्रेटर देन पे होगा 1/x, और अदरवाइज 0 पे 0 होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे चेक, भाई 0 पे ही ब्रेक हो रहा फंक्शन, 0 पे ही तो चेक करेंगे ना, अदरवाइज तो ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो f' राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h गोज़ टू 0 है ना, f ऑफ 0 प्लस h ऐसे करके माइनस f ऑफ 0 बाई h करके कहानी लगाते हैं। तो यानी ये h² साइन 1/h माइनस 0, अदर ये 0 h दे रखा है, h से एक h कैंसिल, ये h साइन 1/h, लिमिट h गोज़ टू 0 पे, ये बाउंडेड है h 0 पे, ये 0 आ गया। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी सिमिलरली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा ना मेरे भाई, यानी क्यू के लिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी पेपर था, लेकिन मैं कह रहा हूँ इजी था, बट आपको स्टूडेंट्स के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, और थ्योरेटिकल पेपर था। अगर थ्योरी आपने एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ रखे तो बहुत इजी पेपर था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये पेपर समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।